बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कल रात ढाका की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ है। पुलिस ने शेख हसीना के समर्थकों पर जमकर लाठियां चलाई है। कई जगहों पर धमाके की आवाजों में भी सुनाई दी और कल जब से ट्रिब्यूनल से शेख हसीना की फांसी की सजा सुनाई है, उसके बाद से ही उनकी पार्टी आवामी लीग के समर्थक गुस्से में है। आज आवामी लीग ने पूरे बांग्लादेश में बंद का कॉल दिया है, लेकिन उससे पहले रात को पुलिस ने ढाका और आसपास के इलाकों में बड़ा क्रैकडाउन किया है। खबर है कि पुलिस ने कई जगहों पर फायरिंग भी की है। भारी तादाद में पुलिस सड़कों पर उतरी और जो भी जहां दिखा उस पर लाठियां बरसाई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई की चपेट में वो लोग भी आए जो सड़कों पर टहल रहे थे। पुलिस ने दुकानों के अंदर घुसकर हसीना समर्थकों को बाहर निकाला और लाठियां बरसाई है। यूनुस सरकार ने ढाका में देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद हसीना समर्थक प्रोटेस्ट के लिए उतरे हैं और आज शटडाउन का कॉल दिया है। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में हसीना समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुद शेख हसीना ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया और उनकी पार्टी ने कहा है कि वो यूनुस के इस्तीफे के तक नहीं रुकेंगे। बांग्लादेश में आज फिर टेंशन के आसार हैं। शेख हसीना को सुनाई गई सजा के खिलाफ आज उनकी पार्टी आवामी लीग ने पूरे देश में बंद की कॉल दी है। आवामी लीग के नेताओं ने कहा है कि ट्रिब्यूनल का फैसला बदलने भावना से प्रेरित है। आपको बता दें, इस बीच शेख हसीना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को लेकर बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ढाका के धान मंडी में भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। इसी जगह पर हसीना के पिता शेख मुजीब का घर है और यूनुस समर्थक इसे तोड़ने पर आमदा है। ये पहला मौका है जब शेख हसीना के समर्थक सीधे बंद की कॉल दे रहे हैं। इसे देखते हुए आज तनाव के आसार है। अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को बांग्लादेश की जनता ने नकार दिया है। बांग्लादेश की जनता इस फैसले को ना स्वीकार करती है और ना स्वीकार करेगी। इस फैसले के विरोध में सुबह से शाम तक देशव्यापी बंद रखा जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद शेख हसीना ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शेख हसीना ने कहा, मेरे खिलाफ सुनाया गया फैसला गलत तरीके से बने ट्रिब्यूनल ने सुनाया है। इसकी स्थापना उस सरकार ने की है जिसके पास जनादेश नहीं है। यह पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित फैसला है। मेरे लिए फांसी की सजा की मांग ये बताती है कि अंतरिम सरकार में चरमपंथी लोगों का बोलबाला है। ये प्रक्रिया देश की निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और आवामी लीग को राजनीतिक तौर पर खत्म करने के बेशर्म और जानलेवा इरादे को उजागर करती है। मैं बिना सबूत लगाए गए मानवाधिकार हनन के ट्रिब्यूनल के आरोपों को भी खारिज करती हूँ। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद यूनुस सरकार भी एक्शन में आ गई। बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना और असदुज्जमा के एक्स्ट्राडिशन की मांग को फिर दोहराया। मोहम्मद यूनुस के दफ्तर की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद यूनुस सरकार भी एक्शन में आ गई है। वहीं बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना और असदुज्जमा के एक्स्ट्राडिशन की मांग को फिर दोहराया है। मोहम्मद यूनुस सरकार के इस फैसले का भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया है। भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि भारत ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा शेख हसीना के खिलाफ सुनाए गए फैसले को नोट किया है। एक करीबी पड़ोसी होने के नाते हम बांग्लादेश की जनता के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, समावेशन और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है और भारत हमेशा इन मूल्यों के समर्थन में खड़ा रहेगा। भारत भविष्य में भी बांग्लादेश से जुड़े सभी पक्षों से रचनात्मक संवाद जारी रखेगा।
ताकि देश में स्थिरता और लोकतांत्रिक माहौल कायम रहे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को फिर बवाल करने का मौका मिल गया है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि हसीना के समर्थक भी अब दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार सऊदी अरब को दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ लड़ाकू विमान F-35 लाइन बेचने के लिए तैयार है। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी 7 साल बाद पहली वॉशिंगटन यात्रा पर पहुंच रहे हैं। क्राउन प्रिंस की यह यात्रा वैसे ही हाई प्रोफाइल मानी जा रही है जैसी 2017 से लेकर 18 के दौरान दोनों देशों के बेहद करीबी संबंधों के समय देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार भू राजनीतिक समीकरण काफी बदले हुए हैं। ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिका मीडिया ने बताया कि क्राउन प्रिंस अपनी यात्रा में अमेरिका से 2 बड़ी मांगे लेकर आए हैं। पहली मांगे सऊदी अरब की सैन्य सुरक्षा की लिखित गारंटी और दूसरी F-35 विमानों की खरीद का औपचारिक समझौता। ये दोनों मांगे भविष्य में वेस्ट एशिया की राजनीति और शक्ति संतुलन को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के भीतर एक वर्ग इस सौदे को लेकर चिंतित भी है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि अत्याधुनिक F-35 तकनीकी चीन के हाथ लग सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में सऊदी चीन रिश्ते बहुत गहरे हुए हैं। हाल ही में सऊदी अरब और चीन ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किया था। 2023 में दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने मजबूत हुए हैं कि चीन ने ही सऊदी अरब और ईरान के बीच सालों से जमी कड़वाहट को खत्म कर राजनीतिक संबंध बहाल करवाए थे। यही कारण है कि अमेरिकी खुफिया तंत्र को ये डर है कि कहीं सऊदी अरब के जरिए F-35 की संवेदनशील तकनीकी चीन तक ना पहुंच जाए। इसके बावजूद ट्रंप इस डील को आगे बढ़ाने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका लक्ष्य केवल हथियारों की बिक्री नहीं बल्कि इजराइल सऊदी सामान्यकरण को आगे बढ़ाना है। आपको बता दें, ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब अब्राहम समझौते में जल्द शामिल होगा। ये वही श्रृंखला है जिसके तहत पहले संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और आदि ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए थे, लेकिन सऊदी अरब ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीन के लिए स्वतंत्र राष्ट्र का रास्ता नहीं खुलता तब तक वे इजराइल के साथ किसी भी तरह का औपचारिक सामान्यकरण स्वीकार नहीं करेंगे। सऊदी का ये रुख वेस्ट एशिया में उनकी नेतृत्व भूमिका और इस्लामी दुनिया में उनकी पारंपरिक स्थिति को मजबूत बनाए रखता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रेडली का कहना है कि ट्रंप को ये शर्त स्पष्ट करनी चाहिए कि पहला F-35 तब तक सऊदी अरब को नहीं दिया जाएगा जब तक वे इजराइल से रिश्ते सामान्य नहीं कर लेता। वेमिन का तर्क ये भी है, अगर ट्रंप बिना शर्तों के ये डील आगे बढ़ाते हैं तो अमेरिका अपने दबाव विकल्प खो देगा और मध्य पूर्व में अपना प्रभाव स्वयं कमजोर कर लेगा। इस सौदे का विरोध मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अमेरिका के कई सांसदों ने भी किया है। उनका कहना है कि क्राउन प्रिंस पर 2018 में तुर्की में पत्रकार जमाल खुशोगी की हत्या का आरोप लगा था, जिसे उन्होंने हमेशा नकारा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जांचों ने सऊदी नेतृत्व के ऊपर संदेह की उंगली उठाई थी। ऐसे में उन्हें दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर देना मानवाधिकार सिद्धांतों के खिलाफ है। के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान पर ऐसा चोट की है कि उसका असर आज भी साफ दिखाई दे रहा है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिससे न केवल पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा बल्कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की कमर भी टूट गई है। इसी बीच जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नया ऑडियो सामने आया है, जो इस बात का प्रमाण है कि
कि ऑपरेशन सिंदूर का मनोवैज्ञानिक झटका आतंकी तंत्र के भीतर कितनी गहराई तक असर कर चुका है। ऑडियो में मसूद अजहर खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बता रहा है और दावा कर रहा है कि जिहाद के लिए उसकी आर्थिक क्षमता असीमित है। ऑडियो में मसूद अजहर का कहना है कि वह एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग से भी ज्यादा अमीर है। वह दावा करता है कि जिहाद के लिए उसे जो भी चाहिए होता है वह उसे मिल जाता है। असलहे, बंदूक, बारूद, ट्रक, कारों या फिर फंडिंग कभी कोई कमी नहीं रहती। ये ऑडियो पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मरकज उस्मान अली में दी गई उसके एक तरीके का हिस्सा बताया जा रहा है। अजहर के इन दावों को भारतीय एजेंसियां उसकी हताश और डर का प्रमाण मान रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश के कई मॉड्यूल ध्वस्त हो चुके हैं और फंडिंग नेटवर्क की रीढ़ टूट गई है। यही वजह है कि अजहर अब अपनी ताकत दिखाने के लिए दावे कर रहा है और इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े तारों ने भी जैसे मोहब्बत की भूमिका को और साफ कर दिया है। जांच में ये सामने आया है कि दिल्ली में हुए आत्मघाती धमाके को अंजाम देने वाला सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर मोहम्मद जैसे से ही जुड़ा हुआ था। इससे अफगानिस्तान में बैठे जैसे के एक कमांडर द्वारा रिमोटली ऑपरेट किया जा रहा था। आपको बता दें, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ने समय रहते भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर कई बड़े हमलों को विफल किया है। इस पूरे मॉड्यूल के ध्वस्त होने से जैसे मोहम्मद की भारत में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मसूद अजहर का एक और बेहद खतरनाक ऑडियो हाल ही में सामने आया था, जिसमें वो महिलाओं को जन्नत भेजने के नाम पर नए महिला जिहादी संगठन जमात उल मोमिनात में भर्ती करने की खुली अपील करता सुनाई देता है। इस ऑडियो ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। इसमें अजहर बताता है कि इस तरह महिलाओं को जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाएगा। बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में दी गई है अपनी तकरीर में अजहर विस्तार से बताता है कि महिलाओं के लिए दौरा-ए-ताकरी और नाम का 15 दिन का बुनियादी कोर्स होगा। ठीक उसी तरह जैसे पुरुष आतंकियों को दौरा-ए-तरबियत कराना पड़ता है, अजहर कहता है कि जो महिलाएं पहला कोर्स पूरा कर लेंगी उन्हें दौरा-आयात उल निसा नाम के दूसरे चरण में भेजा जाएगा। यहाँ उन्हें सिखाया जाएगा कि धार्मिक ग्रंथों के कथित हवाले से महिलाओं को जिहाद के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है। ऑडियो में अजहर ये भी दावा करता है कि जमात उल मोमिनात में शामिल होने वाली महिला मरने के बाद सीधे जन्नत जाएगी। आतंकवादी संगठन इस तरह के संदेशों के जरिए महिलाओं और युवतियों को जिहाद में धकेलने की कोशिश कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियां इस ऑडियो को जैसे कि नई साजिश का ब्लूप्रिंट मान रही है। उनका कहना है कि ये समूह महिलाओं को सिर्फ प्रचार, फंडिंग और इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि सीधे ऑपरेशन में हमला भी झोंकना करता है। इससे पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के तेजी से बदलते हुए स्वरूप का अंदाज लगाया जा सकता है।